जब आप आंखें खोलते हैं तो आप बाहर की दुनिया देख रहे हैं, पर जब आप आंखें बंद करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने अंदर की दुनिया देखते हैं। जो आपके अंदर की आवाज़ है, जिसको आप अभी तक अनसुना कर रहे थे, उसकी सुननी पड़ी। और जब उसकी सुनी तो लोगों को रियलाइज़ हुआ, नहीं, जो मेरे साथ हो रहा है वो शायद दिक्कत है। WHO भी यही बोलता है कि हेल्थ इज नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ एन इलनेस बट अ होलिस्टिक वेलबीइंग ऑफ एवरीथिंग। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इशिता सिंह और आप देख रहे हैं BFC यानी बेसिक फंडे क्लियर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, जहां हर कदम हर सोच में शामिल हैं हम, जनहित में जारी हैं हम। इस शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं एक्सपर्ट्स जो समाज के जरूरी मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। हमारे शो के थ्रू हम लोगों में इन इम्पोर्टेंट इश्यूज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिल सके इन इश्यूज से डील करने का। बस इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ की। इंडिया में मेंटल हेल्थ के साथ आज भी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा अटैच्ड है। हम आज भी अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से कतराते हैं, और अगर गलती से हम बात कर भी लेते हैं तो लोग या तो हमारा मजाक उड़ाते हैं या तो ये कह के हमारी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि इसे तो बस अटेंशन चाहिए। पर क्या सच में ये सिर्फ मजाक या अटेंशन सीकिंग एक्टिविटीज़ हैं? बिल्कुल नहीं। मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी सीरियस इशू। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, और कैसे लोगों में इसको लेकर अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, ऐसे कई सवालों का जवाब देने के लिए हमारी आज की गेस्ट आई हैं। तो बिना देरी किए लेट्स इंट्रोड्यूस आवर एक्सपर्ट अमृता सलूजा, who is a practicing psychologist and has been spreading awareness about mental health issues. So, welcome to our show, Amrita ji. Thank you, Shita. How have you been? Lovely and बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि लोग ओपनली अब मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि जब एक इंसान अच्छा होता है तो उस अच्छे इंसान के साथ एक समाज अच्छा होता है। करेक्ट। तो उस अच्छे समाज की शुरुआत है ये। सो मैं आपका हार्टफेल ग्रैटिट्यूड करती हूँ, थैंक यू करती हूँ कि आप ऐसे इम्पोर्टेंट मुद्दों को लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं। एंड यू आर मोस्ट वेलकम। तो अमृता जी, इंडिया में एज पर स्टडी 10 से 15% लोग मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं जी। और एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, ये नंबर्स कोविड-19 पैंडेमिक के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गए होंगे। पर इनमें से 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनको हेल्प नहीं मिल पाती या वो हेल्प मांग नहीं पाते हैं। आई एम श्योर इसके पीछे रीजंस होंगे, एंड एज फार एज आई थिंक प्राइमरी रीज़न वुड बी लैक ऑफ अवेयरनेस। बट मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस ही एक ऐसा रीज़न है जिस वजह से लोग बात नहीं कर पाते, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों से शेयर करने के लिए कतराते हैं, या फिर इसके पीछे और भी कई रीजंस होंगे? देखिए, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, आपने सही कहा कि अवेयरनेस की बहुत कमी है। बचपन से ही एक छोटा बच्चा भी होता है, उसको ये बोला जाता है रोना नहीं, चुप हो जाओ, सब हो जाएगा। तो हमें इमोशंस एक्सप्रेस करने की इजाज़त बचपन से ही नहीं मिली। तो जब हम एक छोटे बच्चे को इमोशंस फील नहीं करने देते हैं, तो बड़ों से तो ये उम्मीद करी जाती है, बड़े हो, अब तुम्हारे पे जिम्मेदारियां हैं, तो अगर तुम रोओगे, अगर तुम कमज़ोर पड़ोगे तो काम कैसे चलेगा। सही बात। हमें इमोशंस को फील करना और एक्सेप्ट करने की जब परमिशन मिलनी शुरू हो जाएगी, तो शायद ये जो अवेयरनेस है वो आ जाएगी। स्कूल्स में भी मैंने देखा है कि बच्चों को ये पता ही नहीं है कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो क्या है। अब कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में भी फ़र्क आया है, जहाँ इन सब चीज़ों की बातें होने लगी हैं। इमोशनल डेवलपमेंट पे अब फोकस आने लगा है, तो वो एक पहल है जिससे परिवर्तन आएगा। साथ ही साथ आपने कहा कि कोविड के बाद केसेस बढ़े हैं, तो असल में बात ये है, जो दिक्कतें थी वो थी तो काफ़ी टाइम से, पर प्रॉब्लम ये थी कि हम उनको डिस्ट्रैक्ट करते रहते थे, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहते थे उन प्रॉब्लम से बाय बीइंग बिजी। सो हमारा एक काम एक शील्ड होती थी लोगों के लिए, जो हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करती थी। अपने आप को इतना बिजी कर दो
कि इमोशंस फील होने की ज़रूरत ही ना पड़े। करेक्ट। अब जब कोविड आया तो काम ने एक ब्रेक लिया। अब जब काम नहीं है, जब डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो जो अंदर की आवाज़ है उसने फिर से नॉक किया। तो उस समय जब आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो जो आपके अंदर की आवाज़ है जिसको आप अभी तक अनसुना कर रहे थे, उसकी सुननी पड़ी। और जब उसकी सुनी तो लोगों को रियलाइज़ हुआ, नहीं, जो मेरे साथ हो रहा है वो शायद दिक्कत है और उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और उस समय जब लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया तो एक बदलाव आया। इसीलिए हम देखते हैं कि स्टैट्स में उसके बाद नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, उसके बाद अवेयरनेस आई है। सो ये जो हुआ, ये जो परिवर्तन हुआ, ये जो चेंज हुआ, ये तभी आया जब लोग अपने आप से इन टच हुए। जब आप अपनी अंतरात्मा से, अपने अंतर्मन से जब आप जुड़ते हैं तो आप अपने आप को बेहतर समझते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप आंखें खोलते हैं तो आप बाहर की दुनिया देख रहे हैं, पर जब आप आंखें बंद करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने अंदर की दुनिया देखते हैं। तो अगर आपको अपने आप को किसी भी तरीके से बेहतर बनाना है तो दिन में थोड़ी देर ही सही अपने अंदर की दुनिया से रूबरू होइए और उस पहलू को देखिए जो आपके अंदर आपको आवाज़ दे रहा है और आपकी कुछ समय की रिक्वेस्ट कर रहा है। सही बात है। इनफैक्ट आई फील जब हम लोग ने काम करना बंद किया, जब एक स्टैंड स्टिल पे पूरी दुनिया आ गई थी, उस टाइम पे जो बाहर का शोर था वो बंद हुआ और हमने अपने अंदर की आवाज़ जब सुनी, एंड आई थिंक तभी ये केसेस हमेशा से रहे हैं, बट लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है। लोग इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, इफ मे बी ये प्रॉब्लम्स हमेशा से थी, बट अब क्योंकि हमारे पास टाइम है इन चीज़ों के बारे में सोचने का, तो आई थिंक इस वजह से ये नंबर्स कहीं ना कहीं बड़े होंगे। और जैसे बहुत सारे इंडियन फैमिलीज, इनफैक्ट केवल इंडियन नहीं, ये ग्लोबल फैक्टर है कि डिसफंक्शनल फैमिलीज की जो रेशियो है वो कहीं ज़्यादा है। अब डिसफंक्शनल फैमिली वो होती है जहाँ एक हैप्पी इन्वायरमेंट नहीं होता है। मैंने हमेशा ये कहा है कि एक बच्चे को उसके माँ बाप सबसे बड़ा तोहफा जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं एक अच्छे घर का, एक खुशहाल घर का। पर जो डिसफंक्शनल फैमिलीज चल रही थी उनके पास एक बड़ा सीधा सा सिस्टम था, जो अक्सर जैसे लेडीज ऑफ द हाउस हमने देखा है वो अपने आप को घर में बिजी रख लेती हैं, और मेजॉरिटी ये है कि जो मेन होते हैं वो अपने काम पे चले जाते हैं। अगर दोनों लोग वर्किंग भी हैं तो ये सिनेरियो होता है, दोनों सुबह ऑफिस निकलते हैं, शाम को आते हैं, रात में फोन स्क्रॉल किया और सो गए। आपस में जो झगड़े हैं उनको एक कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन मिल जाती है, ना जहाँ बात हो रही है कि बात होगी तो झगड़ा होगा, तो ना बात करो ना झगड़ा हो वाला सिनेरियो से सब चल रहा था। अब कोविड में आया कि अब काम तो है नहीं, रहना एक छत के नीचे है, और कब तक किससे बात ना करो, कितना फोन देखो, कितना स्क्रॉल करो। तो वो जो बातें उठनी शुरू हुई तो लोगों को रियलाइज हुआ, नहीं, शायद इस पे अब एड्रेस करना ज़रूरी है। वो शुरू हुआ, वो परिवर्तन शुरू हुआ, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस शुरू हुई, लोगों को उसकी नीड महसूस हुई कि नहीं, ये एक बहुत अहम फैक्टर है मेरी ज़िंदगी का और मुझे उस पर फोकस करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, और वो परिवर्तन आया है। और साथ ही साथ मैं OTT का भी शुक्रिया अदा करती हूँ इस मामले में, क्योंकि हमने शुरू से देखा है जो भी मीडिया में आता है, पिक्चरों में आता है, सोशल मीडिया पे आता है, OTT पे आता है, कोई भी पहलू जो वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं वो वास्तविकता में एक बदलाव लाती है। करेक्ट। बहुत सारे शोज में हमने देखा है कि अब जो भी कैरेक्टर होता है वो एक थेरेपिस्ट के पास जा रहा है, अपनी बातें कर रहा है, तो ये जो लोग देखते हैं उनको ये रियलाइज होता है, हाँ ये एक ऑप्शन है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि कोई लोग कहते हैं कि मुझे दिक्कत है, तो बाकी लोग समझते हैं कि हाँ टेंशन सीकिंग एटीट्यूड है, पर लोगों को ये पता है अगर कुछ लोग हैं जो मुझे जज करेंगे, एक ऐसे प्रोफेशनल एस्पेक्ट भी मौजूद है हमारे समाज में जो आपको नॉन जजमेंटल तरीके से अंडरस्टैंड करेगा, आपको अपनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करके एनालाइज करने में आपकी मदद करेगा, और साथ ही साथ वो पैटर्न डिटेक्ट करते हैं कि जो हो रहा है वो एक लूप है जिसमें आप काफ़ी टाइम से फंस रहे हैं, जिसके थ्रू आप सफ़र कर रहे हैं, और उसको कैसे ब्रेक डाउन करना है, आपकी कौन सी वो हैबिट्स हैं, आपका कौन सा वो थॉट पैटर्न है जिसमें आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जिससे आपकी वास्तविकता में चेंज आएगा। तो वो जो अवेयरनेस आई है
उससे डेफिनेटली बदलाव आया है और लोगों में अब जागरूकता भी है, एक इच्छा भी है और पर्सनल सेंस ऑफ हैप्पीनेस को एक्नॉलेज करने की जो शिफ्ट आया है उससे डेफिनेटली हमारा समाज एक बेहतर कल की तरफ बढ़ रहा है। करेक्ट है। और आपकी एक बात मुझे बहुत सही लगी कि कैसे ओटीटी के वजह से लोगों में अवेयरनेस फैल रहा है, बिकॉज हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हर कोई पढ़ नहीं सकता इन सब इश्यूज़ के बारे में, बट विजुअल मीडियम ऐसा है जो मैक्सिमम लोगों के पास रहता है। और जब आप विजुअली वो चीज़ देख रहे हो, आप ये भी देख रहे हो कि हाँ लोग इन इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि हम भी बात कर सकते हैं, या ऐसे सोर्सेज हैं जिनके पास अगर हम जाएँ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो शायद हमें हेल्प मिल जाए। विच ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि दो टर्म्स होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकियाट्रिस्ट। यूजुअली ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं, बट आई थिंक दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। सो आई वुड लाइक यू टू शेड सम लाइट ऑन इट। एक साइकाइट्रिस्ट एक मेडिकल प्रोफेशनल होता है जो न्यूरोलॉजी और साइकाइट्री का एक कॉम्बिनेशन पढ़ता है। एक साइकाइट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है जो कि हमारे मेंटल प्रोसेस को थ्रू केमिकल्स चेंज करते हैं। जो हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए उसकी बेसिकली वो मेडिसिन देते हैं, और वो जो केमिकल रिएक्शन होता है वो हमारे मेंटल प्रोसेसिंग में एक चेंज लाता है। ये मेडिकल एस्पेक्ट हो गया। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो एक काउंसलर होता है। वो अपनी बातों से सामने वाले को उन चीज़ों का एहसास दिलाता है जो कि उसकी लाइफ में सबकॉन्शियसली हो रही हैं। वी आर द सम टोटल ऑफ द एक्सपीरियंसेस वी हैव हैड। तो आप आज जो कुछ भी हैं वो आपके जीवन में अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसका एक सम टोटल है। अब जो कुछ भी हुआ है उसने आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट किया है और आज के आपके डिसीजन मेकिंग में कैसे वो हेल्प कर रहा है, ये चीज़ें एक साइकोलॉजिस्ट आपको समझने में मदद करता है। और इसी के साथ मैं इस बात पे बताना चाहूँगी कि आज से कुछ साल पहले तक लोग जब मेंटल हेल्थ की बात करते थे तो वो मेंटल इलनेस एक एस्पेक्ट था जिसको एड्रेस करते थे। यानी क्या इसके दिमागी कोई मेंटल इशू चल रहा है कि नहीं, क्या इसकी कोई दिमागी बीमारी है कि नहीं, क्या ये नॉर्मल फंक्शन करने के काबिल है या कोई अबनॉर्मलिटी है। अब लोगों को ये रियलाइज हुआ है मेंटल इलनेस ही एक एस्पेक्ट नहीं है, बट मेंटल वेलनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसपे अब लोग अवेयरनेस आ रही है कि केवल ये नहीं है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। WHO भी यही बोलता है कि हेल्थ इज नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ एन इलनेस बट अ होलिस्टिक वेलबीइंग ऑफ एवरीथिंग। तो वैसे ही जो हम मेंटल वेलनेस की बात करते हैं उसमें हम ये नहीं देख रहे कि कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। हम DSM-5 और ICD जो हम लोग की साइकोलॉजिकल बाइबल्स हैं जो बेसिकली हमें डिसऑर्डर्स के बारे में बताती हैं, हम केवल उन फैक्टर्स पे नहीं देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं यू मे बी फंक्शनिंग प्रॉपरली बट आर यू फंक्शनिंग वेल। राइट। यू मे बी बॉडी वाइज शारीरिक मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं, पर क्या आप सामाजिक रूप में, आप पर्सनल एस्पेक्ट में खुश हैं। ये सारे फैक्टर्स जो मेंटल इलनेस से फोकस शिफ्ट होकर मेंटल वेलनेस पे आया है वो एक बहुत बड़ा बदलाव है। एंड मेंटल वेलनेस में सब कुछ आ जाता है। इफ यू आर मेंटली हैप्पी, इफ यू आर बॉडीली आप खुश अगर हैं तो आई थिंक वो फिजिकली भी दिखेगा, इमोशनली भी दिखेगा, एंड सोशली भी आप देख सकते हो कि आप अलूफ नहीं रहोगे लोगों से, आप घुलो मिलोगे, आपकी सोशल लाइफ भी बेटर होगी। देखिए एक प्रोसेस होता है थॉट, इमोशन, बॉडी, एनर्जी। किसी भी इंसान के मन में एक थॉट आया, अब उस थॉट से इमोशन एक रिलीज होता है। जैसे मान लीजिए एक थॉट है कोविड, क्योंकि अभी उस पर बहुत चर्चा हुई है। एक थॉट है कोविड, अब उससे क्या इमोशन रिलीज हो रहा है? क्या वो फियर का इमोशन रिलीज हुआ कि क्या मैं फिजिकली अपने आप को कैसे बचाऊं? क्या एक फैमिली बॉन्डिंग का इमोशन रिलीज हुआ, हैप्पी इमोशन रिलीज हुआ, अरे अब घर में सब इकट्ठा बैठे हैं, चलो आओ वी विल एंजॉय? या एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का इमोशन आया, नहीं ये वो वक्त है जहां लोगों को जरूरत है तो मैं आगे बढ़ूंगा। एक सेम थॉट है कोविड, उसके मैंने भी 3 एग्जांपल दिए डिफरेंट इमोशंस। एक है फियर,
एक है हैप्पीनेस, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इन इमोशन से जो एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज होगी, अगर कोई फियर वाला होगा तो अपने आप को बचा के रखेगा, उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी कि वो आगे बढ़े। अगर कोई एक हैप्पी इमोशन फील कर रहा है, उसकी बॉडी में एनर्जी आई, आओ चलो गेम खेलें, आओ चलो खाना बनाए, आओ चलो आज ये करें, आज पुरानी एल्बम निकालें, तो उसको उस लेवल की एक्साइटमेंट होगी। किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला अगर इमोशन आया है तो उसके अंदर वो एक एनर्जी आएगी, कोई बात नहीं, मैं बाहर निकलूंगा, कोई मुझे कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला शायद मुझे देख रहा है, और मैं अगर मेरे अंदर इतनी सोच आई है तो मैं उस काबिल हूँ कि मैं जाके मदद करूँ। करेक्ट। अब क्यों एक फियर वाले की बॉडी और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले की बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रही है? एक इंसान जो डर के बैठा है कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, वो बाहर जाएगा, उसको शायद कोविड जल्दी कैच करेगा, क्योंकि वो ऑपरेट कर रहा है उस माइंडसेट से कि हाँ मैं वल्नरेबल हूँ। और वहीं अगर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंसान होल्ड कर रहा है, वो बाहर जाएगा, उसको नहीं होगा, क्योंकि उसको ये पता है नहीं मैं शील्डेड हूँ, मेरे पास एक बिगर गोल है। तो वैसे ही हमारी जो बॉडी होती है, हमारे थॉट से जो इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं उससे ऑपरेट करती है। और इसीलिए अगर कोई मेंटली वेल रहना चाहता है, एक फिजिकल रिलीज बहुत जरूरी होता है। जैसे कहते हैं बहुत सारा गुस्सा है, गो फॉर अ रन। अगर बात नहीं कर पा रहे हैं, सबसे अच्छा देखिए तरीका ये है कि जो इशू है उसको एड्रेस करें, बट कई बार उस सीधे तरीके से आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो देयर आर पैसिव वेज जिससे आप अपना इमोशनल डिस्ट्रेस जो भी है उसको रिलीज कर सकें। फिजिकल एक्सरसाइज एक बहुत इजी फैक्टर है, जो एनर्जी क्रिएट हुई आप उसको लेट गो करने के लिए तैयार हैं। देखिए बेसिक सा फंडा है, एनीथिंग दैट कम्स इनटू द बॉडी हैज टू गो आउट इन सम फॉर्म और द अदर। हम सांस लेते हैं, हमने सारी एयर ली, हमने ऑक्सीजन रखा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। हम खाना खाते हैं, जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए वो हमने रखे, बाकी हमने लेट गो किया। कुछ भी अगर हम बॉडी में डाल रहे हैं, उससे हमें जो चाहिए हम उसको रखते हैं और बाकी को लेट गो करते हैं। ये बेसिक ह्यूमन फंक्शनिंग है। अब जो हमारा एनवायरनमेंट है हमें बहुत सारे इनपुट्स दे रहा है, हमारे थॉट्स क्रिएट कर रहा है। अब उन थॉट्स को जो हमें चाहिए, जो हमारे काम के हैं, हमें रखना चाहिए, और जो नहीं है काम के उनको लेट गो करना चाहिए। क्योंकि ये लेट गो कॉन्शियसली नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल बैगेज बन जाता है, राइट। और वो इमोशनल बैगेज हमें हमारी रोजाना की जिंदगी में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। तो अगर इस अवेयरनेस को लोग अपने कॉन्शियसनेस में लाएं कि हाँ अगर मैं कुछ इमोशन फील कर रहा हूँ, इट इज ओके। इमोशन फील करना कोई गलत बात नहीं है, इट इज एज ह्यूमन एज लिविंग। पर उसको किस तरीके से सही तरीके से चैनलाइज करके रिलीज करना है, उसकी अवेयरनेस जरूरी है, उसको एग्जीक्यूट करना भी बहुत जरूरी है। जैसे इनफैक्ट हम घूमने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो भी हम पहला गोल क्या होता है कि बैगेज कम से कम रखें, बिकॉज अदरवाइज इट विल ड्रैग यू डाउन। बिल्कुल। तो आई थिंक इमोशनली भी ये चीज़ होती है कि अगर हमारे पास बहुत इमोशनल बैगेज है, बहुत टेंशन है, पेंट अप इमोशंस हैं, और अगर आप उसको लेट गो नहीं कर रहे हो, मतलब उसको वेंट आउट नहीं कर रहे हो, समवेयर वो आपको इन जनरल होलिस्टिकली आपको काफ़ी ड्रैग करेगा। देखिए सीधे यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि इंडिया में लाइक यू प्रीवियसली मेंशन कि यहाँ पे डिसफंक्शनल फैमिलीज बहुत हैं। अब ऐसे डिसफंक्शनल फैमिलीज में इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप जाके अपने इमोशंस के बारे में बात करें। अगर आप ये सोचते भी हो कि ठीक है चलो मैंने रियलाइज किया कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं आई एम डीलिंग विद समथिंग व्हिच आई एम नॉट एबल टू हैंडल प्रॉपर्ली, अब यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे हेल्प चाहिए, पर अगर मैं अपने घर में जाके बोलूंगी तो शायद वो रिस्पॉन्स उतना पॉजिटिव ना मिले। ऐसे में क्या करना चाहिए लोगों को जब उनको फैमिली से या उनके आसपास वालों से सपोर्ट नहीं मिल रहा? हाउ डू दे डील विद सच प्रॉब्लम्स देन? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है टू ब्रेक द साइकिल। साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसको बोलते हैं द विक्टिम बिकम्स द विक्टिमाइजर। इमेजिन एक बच्चा है जिसके फैमिली में पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने उस बच्चे को बचपन में डिसिप्लिन देने के लिए मारा भी है, डांटा भी है, बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं। उस बच्चे में डर है क्योंकि उसके बचपने में जो एक क्यूरियोसिटी होती है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया गया कि नहीं, क्यूरियोसिटी होगी, एक्सप्लोर करोगे, गंदा करोगे।
किसी और को आके साफ करना पड़ेगा, तो नहीं, कुछ नहीं छूना, कुछ नहीं खराब करना, चुपचाप बैठे रहो। उसकी क्यूरियोसिटी को किल किया। अब वो बच्चा जब बड़ा हो रहा है उसको ये पता है कि डिसिप्लिन इज द वे, अगर नहीं पढ़ोगे मार खाओगे, अगर छेड़खानी करोगे मार खाओगे, कुछ गंदा करोगे मार खाओगे। अब वो जब एक पिता बनता है, वो बच्चा बड़ा होता है, वो पिता बनता है, क्या वो अपने बच्चे को वैसे ही मार के डांट के डिसिप्लिन कराता है, या ये समझता है कि नहीं वो बच्चा है, उसकी स्टेज है एक्सप्लोर करने की, उसको करने दिया जाए। बिकॉज जो साफ सफाई का काम है वो बहुत छोटा है एक बच्चे के ख्वाबों से, एक बच्चे की जिंदगी से, एक बच्चे के पोटेंशियल एक्सप्लोर करने से, तो उसको महत्व देना ज्यादा जरूरी है। तो ये जो साइकिल है अनहेल्दी बिहेवियर का, उसको ब्रेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद इस जनरेशन पे है, क्योंकि शायद पिछली जनरेशन की, जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, उसमें अवेयरनेस नहीं थी, बट इस जनरेशन में अवेयरनेस आई है। तो हमें ये ज़रूरी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, कि जो पहले के पुराने पैटर्न्स चलते आ रहे हैं जो शायद उतने हेल्दी नहीं रहे, उनको ब्रेक करें और ये चेंज लाएं। शायद बहुत सारे लोग होंगे आपके, हमारी उम्र के, जैसे आपने कहा अपनी फैमिलीज के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पर प्रोफेशनल हेल्प है, वो ले सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर उनके बच्चे को कभी कोई दिक्कत आए तो वो पेरेंट ना बने जो शायद वो सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि शायद हमारे पेरेंट्स में वो अवेयरनेस नहीं है, बट अगर हमारे अंदर है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा उज्जवल जीवन दे सकें। डू यू थिंक सोशल मीडिया ने इसमें बहुत मेजर रोल प्ले किया है कि कैसे ये लोगों में थोड़ा एक अवेयरनेस आई है, या फिर जो आज की करंट जनरेशन है उसका सारा काम सोशल मीडिया से ही चल रहा है? तो डू यू फील कि सोशल मीडिया के थ्रू कई बार लोगों ने अवेयरनेस आया है लोगों में, या फिर उन्हें लगा हो कि ठीक है हम बात कर सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक चाकू की तरह है, अच्छा, जिसने कुछ चीज़ों के कत्ल भी किया है पर कुछ चीज़ों को तराशा भी है। डबल एज सॉर्ड। बिल्कुल। अब क्या हुआ है, अब सोशल मीडिया पे हम फिल्म स्टार्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, सेलिब्रिटीज को सुबह शाम देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि वाओ, ये देखो ये जिम से निकली है, कितनी स्मार्ट लग रही है, वो हीरो देखो सुबह उठा, उसकी मॉर्निंग सेल्फी में भी इतना गुड लुकिंग है। अब वी डोंट रियलाइज, एंड इनफैक्ट बहुत लोगों को ये नहीं पता है, जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं उनको तैयार करने के पीछे एक बहुत बड़ी सी टीम है। अब उस टीम ने तो उसको एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर दिया जो कि सामने सोशल मीडिया पे ऑडियंस के सामने आ गया। नॉर्मल पीपल अपने आप को उससे कंपेयर कर रहे हैं। जैसे आपकी हमारी मम्मी जब तैयार होती थी तो उनको क्या लगता था, ये वाली चाची से, ये वाली मौसी से हम अच्छे लगे। उनका लेवल यही होता था, कंपैरिजन होता था आपस में। हाँ। क्योंकि वो एक सिमिलर सोसाइटी से आते थे, एक सिमिलर लेवल से होते थे, एक सिमिलर लाइफस्टाइल जीते थे। तो उनका जो कंपैरिजन होता था वो होता था, चलो ये वाले रिलेटिव, वो वाला रिलेटिव। आजकल के जो यूथ है उनको ये नहीं है कि मेरी फ्रेंड कैसी लग रही है, उनको ये है मुझे आलिया भट्ट जैसा लगना है, मुझे कटरीना कैफ जैसा लगना है, मुझे शाहरुख खान जैसे गुड लुक्स चाहिए, मुझे ऋतिक रोशन जैसे एब्स चाहिए। नाउ वी डोंट रियलाइज कि वो जो हम देख रहे हैं, इट इज नॉट वन डे वर्क, इट इज नॉट अ वन पर्सन्स नेचुरल एबिलिटी। उसके पीछे घंटों की मेहनत है, एक बहुत सारी टीम है जिसने उसको तैयार किया है। अब लुकिंग एट ऑल ऑफ दैट मैं फील कर रही हूँ, यार मैं तो गुड लुकिंग ही नहीं हूँ, क्या मैं ऐसी क्यों नहीं लग सकती, मेरे बाल ऐसे क्यों नहीं है, मेरी स्किन नेचुरल क्यों नहीं है। अब वो जो कंपैरिजन हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे अंदर हमारे सेल्फ स्टीम को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहा है। वो कहीं ना कहीं एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहा है, जहां मैं अपने आप को बार बार सवाल पूछ रही हूँ, व्हाई एम आई नॉट गुड इनफ। बट लोगों को ये महसूस करना पड़ेगा, सब कुछ जो आप पर्दे पे देखते हैं वो रियलिटी नहीं होती है। तो आपको अपने आप को अपने लिए एक्सेप्ट करना है। ये रही सोशल मीडिया की नेगेटिव इम्पैक्ट की बात। पॉजिटिव, हाँ डेफिनेटली सोशल मीडिया ने वो बदलाव क्रिएट किया है कि आई एम इम्पोर्टेंट। पहले हमेशा से बताया जाता था जो भी है जैसा भी है बेटा अब यही है, एडजस्ट करो। पर अब लोगों को ये पता है नहीं, तुम्हारी खुशी भी मैटर करती है, तुम्हारी बातें भी मैटर करती हैं, तुम्हारी पर्सनल वेलबींग भी मैटर करती है, चाहे मेल्स के लिए हो चाहे फीमेल्स के लिए हो। ये चेंज दोनों के लिए आया है कि शादी में
शादीशुदा रहने के साथ एक खुशहाल शादी में रहना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, सही बात। तो उस हैप्पीनेस की जो अवेयरनेस क्रिएट करी है उससे लोगों में बदलाव आया है। लोग कॉन्शियसली इस पे वर्क कर रहे हैं। अब वो कल्चर आ रहा है कि अगर हम मंडे टू फ्राइडे खूब सारा काम करें तो हम सैटरडे पार्टी करें, संडे फैमिली वाला टाइम करें। ये शिफ्ट आ रहा है, शायद अर्बन में बहुत जल्दी आ गया है, बाकी डेवलपिंग सिटीज़ में आ रहा है। पर लोगों को इस बात का एहसास है कि नहीं, सब चीज़ों के साथ मेरी खुशी मैटर करती है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस खुशी के लिए कुछ करूं। जीवन में कुछ भी तभी काम करता है जब आप उसके ऊपर काम करते हैं। करेक्ट। तो अब लोगों को ये अवेयरनेस आई है, ये बदलाव आया है और अब वो चेंज, वो एफर्ट दिखना शुरू हुआ है। ठीक है। सो मूविंग ऑन, आपने बताया कि अर्बन सिटीज़ में लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है और रूरल सिटीज़ में या फिर डेवलपिंग सिटीज़ में उतना अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे आई फील एक बहुत मेजर रीज़न इज़ द कॉस्ट ऑफ थेरेपी। जी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिकॉज थेरेपी इज़ नॉट एक्सेसिबल टू ऑल, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को वो एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? मतलब कहाँ जाएं, कैसे हेल्प करें, या कोई ऑल्टरनेटिव वेज हैं जहाँ पे हम उनसे देखिए हेल्प ले सकें? दो पहलू हैं। एक जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी में मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। कोई भी इंसान पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स पे फोकस करता है, रोटी कपड़ा मकान। एक इंसान जो शायद अपनी घर चलाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वो ये नहीं चाहेगा नहीं भाई मैं खुश रहना चाहिए, रोटी आए नहीं आए, दिल पे पहले दिल भरो फिर थाली भरूंगा। नहीं, पहले पेट ही भरेगा, पहले घर के ऊपर छत ही आएगी, तभी आगे बढ़ेंगे। तो इस वजह से शायद जो रूरल एरियाज़ हैं या डेवलपिंग एरियाज़ हैं उसमें मेंटल हेल्थ के बारे में बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज इस समय बहुत डिफरेंट है। उनको बेसिक्स मीट आउट करने की जरूरत है। हैप्पीनेस विल बी सेकेंडरी फॉर देम, मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग इज सेकेंडरी। पहले है बेसिक्स कवर होना। रही बात वो वाला सेगमेंट जो शायद इस लेवल से नहीं जूझ रहा है पर हाँ शायद अपने ऊपर फोकस कर सकता है, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि द कॉस्ट ऑफ थेरेपी इज एक्सपेंसिव। एक एक थेरेपिस्ट हज़ारों रुपए लेता है एक एक सेशन के। पर क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करी है, किसी भी स्किल की, एक प्रोफेशनल स्किल की एक कहीं ना कहीं कॉस्ट होती है, सो वो है। अगर हम अब्रॉड से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है प्राइसिंग में। पर जो लोग चाहते हैं अपने ऊपर काम करना और इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कि आप अपने ऊपर भी काम कर सकते हैं। देयर आर वेज जिस पे आप अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं। एक ट्रॉमा जो हुआ है, जो इमोशनल बैगेज है, उसको कैसे रिलीज करना है, शायद वो एक प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर पाएगा, इसीलिए शायद वो अपनी क्वालिफिकेशन के फीस चार्ज करता है। बट साथ ही साथ आप पर्सनल लेवल पे भी अपने प्रेजेंट को बेटर बनाने के लिए एफर्ट्स लगा सकते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन एक बहुत अच्छा सिनेरियो है, अफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है जो मैं कह रही हूँ वो मेरी रियलिटी है। अगर कॉन्स्टेंटली मैं कहेंगे कि नहीं मेरे हस्बैंड नहीं सुनता, मेरे इन लॉज बुरे हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं हैं, मैं खुश नहीं हूँ, सब लोग मुझसे जलते हैं, अगर मैं बार बार ये बातें कहूँगी तो वही मेरी रियलिटी होगी। जो मैं कह रही हूँ मेरा दिमाग उसी पे फोकस करेगा। इसको हम कहते हैं कॉन्शियस बायसनेस। क्योंकि मैं ये यकीन करती हूँ तो मैं उसको ही देखूंगी। पर अगर मैं उसमें बदलाव लाऊं तो मेरे वास्तविकता में भी बदलाव आएगा। क्योंकि कहते हैं ना एक सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है, ऑप्टिमिज्म बहुत जरूरी है। ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा है। हाँ। इस सोच में जब आप बदलाव लाएंगे आपकी रियलिटी में भी बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं कह रही हूँ नहीं मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है तो मैं हर चीज़ में अच्छाई ढूंढूंगी, और अगर मैं अच्छाई ढूंढूंगी तो मेरे साथ और अच्छा होगा क्योंकि मेरा दिमाग वहीं जाएगा जहां मैं फोकस कर रही हूँ। तो अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए। कोई भी बदलाव पहले अवेयरनेस से आता है। कोई भी पैटर्न अक्सर लोग अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। इट इज अ हैबिट अनकॉन्शियसली जो मेरे साथ हो रही है। फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। अच्छा मैं ऐसे बोलती हूँ,
मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं लोगों को जज करता हूँ, मैं ब्लेम करता हूँ। आप जब अपने अवेयरनेस में लाएंगे आपका पैटर्न क्या है, तो आपको पता चलेगा कि वेयर इज द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। फिर आप कॉन्शियसली एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, जहां आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी बात सही ढंग से रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप एक लंबे टाइम तक कॉन्शियसली ये करेंगे तो वो नेचुरली आपका पैटर्न बन जाएगा। फिर एक टाइम पे वो आपकी अनकॉन्शियस बिहेवियर हो जाएगा, जो आपको एक ऑप्टिमिज्म में रहने में, एक पॉजिटिव अप्रोच रखने में मदद करेगा। सो अगर बदलाव लाना है, सो अपने ऊपर फोकस करिए, अपने आप से रूबरू होइए और उस तरीके से कहीं ना कहीं आप बदलाव ला पाएंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, आप जब आंखें खोल के रहते हैं आप बाहर की दुनिया देखते हैं, पर जब आप आंखें बंद करते हैं तो अपने अंदर की दुनिया देखते हैं। तो शायद उस अंतरात्मा से, अंतर्मन से हमें रूबरू होना पड़ेगा। चलिए अमिता जी, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड आई होप आज के एपिसोड के बाद में आप मेंटल हेल्थ को लेके आपके बेसिक फंडे क्लियर होंगे। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें, उनको शेयर करें, और जब तक आप उनके बारे में बात नहीं करेंगे तब तक आपको उसका सल्यूशन नहीं मिलेगा। एंड एज सून एज यू रियलाइज कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम में, आई एम डीलिंग विद द सिचुएशन, तो इट्स इम्पेरेटिव कि आप तुरंत जाके आप एक नेसेसरी हेल्प जो है वो आप लें, क्योंकि अकेले सफ़र तो आप कर लोगे, लेकिन जब आप बात करोगे, जब अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, तो आपको ऑब्वियसली सल्यूशन ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा। तो बस हमारा यही उद्देश्य था कि हम आप तक ये जानकारी पहुंचा सके, और बने रहिए हमारे साथ, और हम लाते रहेंगे आपके लिए यूज़फुल जानकारी, क्योंकि हम हैं जनहित में जारी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू वांट टू नो मोर, या फिर आपके पास कोई सजेशंस हो, तो हमारे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आप अपने फीडबैक भेज सकते हैं।